तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले ही यहाँ बोर्ड पर लिख दिए थे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के एक यूनियन यानी एक संगठन है। इसमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों यूज होंगे। दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। जो भी नंबर आते हैं रियल नंबर में उन्हें हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके मिड में हमारा 0 होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकती हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसे कहते हैं हम नंबर लाइन। यानी जो भी हमारे रियल नंबर होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं। और वो रैशनल और इरेशनल दोनों की फॉर्म में आते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रियल नंबर इंक्लूड होते हैं। जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा रब करके ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। आपको अगर राइट डाउन करना है तो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम इसे एक ग्राफ की हेल्प से भी अंडरस्टूड कर सकते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4। होल नंबर में क्या होगा? 0 1 2 3 4। हमारे सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर फुल्ली स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी जिसका पूर्ण वर्ग होगा, जो कंप्लीट स्क्वायर होगा, वो इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। जैसे √2, √3, √5 ये हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको इस ग्राफ की मदद से समझ आ गया होगा। ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं? रियल नंबर। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फुल्ली डेफिनेशंस जानते हैं हमारे रैशनल और इरेशनल के बारे में। ठीक है, रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं ये तो आप सबको पता चल गया। अब हम जानते हैं हमारे रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दैट काइंड ऑफ नंबर we can write in the form of p by q। यानी
जो भी नंबर p बाय q के फॉर्म में लिखा जाता है और उस नंबर को हम नंबर लाइन पर भी शो करते हैं, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 2/3 a/b, कोई भी नंबर होगा यहाँ इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, -2, -6, कुछ भी लिख सकते हैं, 1/3, या डेसिमल नंबर भी इंक्लूड होंगे क्योंकि हम इसे भी लाइक दिस p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर आर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर में हमारे इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम जानते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, विच नंबर those we can write अंडर रूट। ठीक है, जो अंडर रूट की फॉर्म में होगा उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बट ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बट इट इज नॉट, सॉरी, बट इट कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि रूट हमारा मान लो √4 है, ये तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये हमारा इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आएगा। इरेशनल नंबर वही होते हैं जो अंडर रूट होते हैं और यहाँ पर हमारा कोई भी फुल स्क्वायर नहीं हो, जैसे √2, √3, √5 एंड √7। ठीक है, पाई, ये सब हमारे इरेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होंगे। ये आपको नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा कि इरेशनल को प्रूव कीजिए। ठीक है, इसीलिए आपको इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में बताना जरूरी था। इरेशनल नंबर होते क्या हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं रूट, अंडर रूट की फॉर्म में, बट इट नॉट कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बच्चे आपको क्लियर हो रहा है ना? जिसे क्लियर नहीं हो रहा वो एक बारी बता दीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स के बारे में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर राइट डाउन है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है इन वन और ओनली वन वे। इसे लिखने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं? आप सब में से किसी को कोई ऐसा है जिसे ये नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? सभी स्टूडेंट जानते हैं ना प्राइम नंबर्स के बारे में? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों। ठीक है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, वो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है,
कंपोजिट नंबर मान लीजिए हमारे पास है 12। ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। कैसे है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जो इसके फैक्टर आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आएंगे। हम यहाँ पर इसके फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। देखिए 12 2 पे जाएगा पहले, 2 6 12। नेक्स्ट फिर रिपीट में 2 से जा रहा है, 2 3 6। अब 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है, 3 1 3। ठीक है, ये हमारे 12 के फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया हमारे फैक्टर। हमें इसे लिखने की नीड नहीं है। यानी कंपोजिट नंबर को हम जब उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ यही एक सोर्स है। हमारी फंडामेंटल थ्योरम हमें ये बता रही है। नेक्स्ट, इस थ्योरम के अनुसार हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल कर हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना पता होना चाहिए आपको। जो भी कॉमन फैक्टर दो कंपोजिट नंबर में होंगे उसे कहते हैं हम एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, कोई बता सकता है एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में हो। ओके, आइए हम जानते हैं आगे इसके बारे में। वेयर इज डस्टर। ठीक है, मैं इसे रब कर देती हूँ और आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 12 लिया था और उसके फैक्टर लिए थे। ठीक है, 12 के साथ हम एक नंबर और लेते हैं 20। ओके, ये 12 के फैक्टर और हम यहाँ 20 लेते हैं। 22 के 10 पे जाएगा, अगेन 2 5 ठीक है, 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे नहीं जा रहा, 5 1 5। तो हमारे 12 के प्राइम फैक्टर क्या रहे, 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड हमारे 20 के प्राइम फैक्टर का क्या रहे, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब इनमें से हमें मान लीजिए हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। 2 भी है, फिर एक और 2 है, ना तो 3 है ना 5 है। ठीक है, कॉमन नहीं है, 2 बारी 2 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं, देख लीजिए। एक तो हम ऐसे रफ निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में ये दोनों की वैल्यू को रख के, अगर किसी को वो वाला तरीका जो दूसरा अभी बताऊंगी वो मुश्किल लगता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। 2 6 12, 2 10 पे जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा, 2 3 2 5 3 पे देखेंगे, 3 1 5 नहीं जा रहा, 4 पे जा नहीं सकता, 5 1 5। तो ये क्या हुए हमारे फैक्टर हो गए। एलसीएम निकाल लेंगे अब इनसे हम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमारे प्राइम फैक्टर दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है ना, जो कॉमन मल्टीपल होता है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 16। तो हमारा 16 एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, और एक तरीका और है इसको निकालने का, इसे हम रब कर देते हैं। ये तो जिन्हें मतलब थोड़ी दिक्कत होती है उस फॉर्मूले से, जैसे हमारे ये फैक्टर बने थे 12 के और 20 के, क्या फैक्टर बने थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे 20 के थे, ये हमारे 12 के थे। ठीक है,
अभी हमें एलसीएम एचसीएफ तो हमें यहाँ से इसका मिल गया, इनमें से जो कॉमन होगा वो देख लिया, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट इन्हीं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से करना चाहते हैं, ये वाला काम हम नहीं करना चाहते, तो इसके लिए क्या देखेंगे, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, यानी 2 टाइम्स है, तो हम 2 टाइम्स ही लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट पावर यही है, तो 3, 5 है तो 5, तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 15 4 जा 16। अगर मान लीजिए, ये सिर्फ मैं आपको एक समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 होता, और यहाँ पे 2 7 6 होता, ठीक है। तो हम एलसीएम लेने के लिए, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो हम इसका एलसीएम लेने के लिए जिसकी पावर ज़्यादा है, जो रिपीटेड टाइम जिसका ज़्यादा है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम 2 को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। 3 सिंगल टाइम है तो 3, 5 सिंगल, 7 सिंगल टाइम, 6 सिंगल टाइम, तो इसको मल्टीपल करके हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा आपको, किसी को अगर इस तरीके से नहीं क्लियर हो रहा तो वो इस तरीके से कर सकता है, बट ये देखना हमें एलसीएम के लिए कि जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वो हमें कॉमन लेना है, ठीक है। आगे हम इसको अभी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे इंट्रोडक्शन का एक लास्ट पार्ट और रहता है, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, लास्ट में सॉरी 3rd सेक्शन है ये, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इनके बीच के रिलेशंस के बारे में जानेंगे हम, ये हमें आगे चैप्टर्स में देखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ इसको अच्छे से समझ लो। इंट्रोडक्शन में इसको हम कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर रिलेशन है जो ये इस तरीके से हम रिलेशन प्रूफ करते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, ये हमारा फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये हमारा इस तरीके का रिलेशन है, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, प्राइम नंबर होंगे उनकी, सॉरी कंपोजिट नंबर होंगे उनकी, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ की, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 66 एंड 420, हमारा फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, ठीक है। अब हमें पता है कि फर्स्ट नंबर ये दे रखे हैं, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, हम ऐसे लिख सकते हैं गिवन फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड इज दिस। मान लीजिए एचसीएफ हमें दे रखा है 6, ठीक है। तो हम इसके रिलेशन से प्रूव कर सकते हैं एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम निकालना है। जब हमें इनके रिलेशन का पता होगा, यानी फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ के। फर्स्ट नंबर क्या है 66, सेकंड नंबर क्या है 420। एलसीएम नॉट डिफाइंड एक्स लिख सकते हैं, हमें बताया नहीं हुआ, एक्स लिख सकते हैं या एज इट इज एलसीएम भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करे, ठीक है। एचसीएफ हमें दे रखा है 6, हमने यहाँ 6 लिख लिया। अब हम
इसको एज इट इज लिख के एलसीएम, अगर 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और एलसीएम को एज इट इज यहाँ लिख देंगे। 6 से कट आउट करेंगे, 6 को 11 से जा रहा है 66। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 को 11 से किया 42 एंड 42 2640, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 4620। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगे बेटा। तो यहाँ से देखिए हमने इसका रिलेशन प्रूव कर लिया कि अगर मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है तो भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। एलसीएम दे रखा है, कोई भी नंबर निकालना है, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से ये सब कर सकते हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बच गया प्रूव द इरेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है कि हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन को भी रिमूव कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। ओके, मान लीजिए हमें ये पूछा है, सॉरी, प्रूव कीजिए √2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। इसको बहुत अच्छे से समझना। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, यानी जो हमें दिया हुआ है हम उसका उल्टा देख के चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा एक लड़का है राम, ठीक है, हमें तो ये बताया गया है कि ये राम है, लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये राम नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक है। इतनी सी चीज है, आगे हम इसको समझते हैं। इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं कि हम प्रूव कर सकें कि इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन हम क्या प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं है। बात चीजें है, दोनों चीजें सेम है। हमें तो प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम प्रूव कर रहे हैं कि ये रैशनल है, रैशनल नहीं है, सॉरी, ठीक है। मीनिंग दोनों के सेम है। चीज को ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। इन्होंने कहा है कि इसे प्रूव करो इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, बट हम क्या प्रूव करेंगे ये रैशनल नहीं है। जब रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, प्रूव करते हैं। लेट अस assume the contrary that let us assume the contrary that √2 is rational number। जो अभी मैंने लास्ट समझाया आपको वही चीज कह रहे हैं कि हम एज्यूम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि √2 हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर आपको ध्यान होना चाहिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। आपकी मर्जी है, p/q, a/q, x/y, कुछ भी जो आप मानना चाहो वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं, प्रूव करते हैं √2 रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी √2 इज इक्वल टू a/b।
हम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पर a अपॉन बी क्या मानेंगे हम, a अपॉन बी इज अ को प्राइम नंबर, यानी सहभाज्य संख्या है। a अपॉन बी हमारे क्या है, a अपॉन बी इज अ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होती हैं, जिनका HCF सिर्फ 1 होगा, ठीक है, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे इनके HCF में, ओनली 1 HCF होगा, यानी वेयर a अपॉन बी इज अ को प्राइम। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ तक हमने देखा कि √2 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके HCF 1 होता है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये b हमारा इधर आ जाएगा, a हमारा यहीं रह जाएगा, ये हमारी बनती है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बाय बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बाय बोथ साइड। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या है हमारा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, इससे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर ये 2 उधर जाके a के डिविजिबल में हो जाएगा, अगर हम यहाँ से हटा दें तो 2 उधर जाके a को डिवाइड करेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। मान लीजिए हमारे पास यहाँ स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर हटा देते हम, तो क्या होता, a आल्सो डिविजिबल बाय 2, a आल्सो, so a आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अभी जैसे हमें पता चला कि a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो ऑब्वियस है कि a भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स, ये लास्ट में है ना बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए लेट करते हैं। यहाँ तक उतार लिया ना सबने, वेयर इज डस्टर, यहाँ तक हो गया ना, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना इसलिए। लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे हम, जो हमारा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आई थी, अब हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए करते हैं a इज इक्वल टू 2c, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आया, अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ से क्या देखा था, हमारा ये आ गया था ना, स्क्वायर हटा दिए तो हमारा 2 भी आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तभी तो 2 डिविजिबल बाय होगा जब यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे। ये स्क्वायर हटा दिया हमने, ये हमारी फॉर्म आ गई। ठीक है, a इक्वल टू 2b, इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे b की जगह c को रख के देखते हैं, ये अलग अलग इंटीजर्स हो गए ना, हमने यहाँ पे बताया था कि ये b एक इंटीजर्स है, c इज एन इंटीजर। ठीक है, ये अलग तरह का इंटीजर हो गया है, तो 2 के साथ मल्टीपल ही होगा ये। ओके, अब हमने यहाँ पे रखा
ए जो है वो 2c के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यहाँ तक रब कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं सीधा ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, ये बीच में से राइट डाउन कर लेना। यहाँ पर क्या आया हमारा सेकंड इक्वेशन में 2c इज इक्वल टू ए, हमने ये एज्यूम किया था ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमने एज्यूम किया था यहाँ 2c इज इक्वल टू ए। फर्स्ट हमें ये प्रूव किया था, सेकंड हमने ये दोबारा से एज्यूम किया, यानी एक जगह हमारी ए की वैल्यू ये आई, एक जगह ये आई। स्क्वायरिंग ऑफ बाय स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2b इक्वल टू 2c। ये इक्वल हो गए, इन दोनों का स्क्वायर करने पर क्या आया, यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, b का स्क्वायर यहाँ पे आया 4c का स्क्वायर। हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2b का स्क्वायर और ये कट गए तो यहाँ पे क्या आया 2 2 ज़ा 4, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, अब हम वही जो बात हमने लास्ट टाइम लिखी थी कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4, देन b इज आल्सो, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे भी वही बात लिखेंगे, b स्क्वायर डिविजिबल पता है ना, ये इधर आके ये इसके डिविजिबल कर देगा इसको 2 को। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन आल्सो b आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो b भी डिविजिबल होगा 2 से, अगर स्क्वायर दोनों से हटा दे तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर, यहाँ तक आ गया होगा सबको समझ। ठीक है, कुछ बच्चे जो नोट डाउन नहीं कर पाते वो वीडियो पॉज करके वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं से समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आया था 2, लास्ट इक्वेशन क्या बनी थी, और ये कॉमन फैक्टर क्या आया 2 आया। समझ आ गया ना, यहाँ पर a और b, a एंड b, sorry a and b having common factor 2। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा 2, तो हम यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया कि इंटीजर्स के साथ दोनों का कॉमन फैक्टर तो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर तो बन नहीं रहे, तो हम यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज, समझ आ रहा है ना कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जो हमने माना था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो गया, यानी जो हमने सोचा था ये तो उसका उल्टा ही है। हम तो इसे रैशनल प्रूव करने पे आए हुए थे,
पर रैशनल तो प्रूव हुआ ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमारी जो ऑप्शन थी वो रॉन्ग थी। हम सोच रहे थे कि हम इसे P बाई क्यू और ये सब स्क्वेयरिंग मेथड करके इसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा रॉन्ग है, इसलिए सो डैट √2 इज इरैशनल। ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो आप इसे एक नोटबुक पे नोट डाउन करके और थोड़ा रिपीट में समझें, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्सरसाइज 1.1। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।